हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हमारे प्यारे शेर और शेरनी। तो चलिए आज हम इस टॉपिक जो लेकर आए हुए हैं और ये अर्थशास्त्र है। क्या है? पार्ट 1 है और ये टॉपिक चल रहा है एसएसटी का। क्या है? एसएसटी का है। और एसएसटी का जो भी पार्ट पढ़ना है उसमें से हम अर्थशास्त्र लेकर आ चुके हैं। क्या है ये? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ठीक है। इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी एक ही वीडियो में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त फ्रेंड को वीडियो को लाइक दबाकर शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन का रहा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा विभिन्न विद्वानों और विभिन्न तरीकों से दिया गया है। इनमें सबसे अच्छी परिभाषा की बात करें तो ब्राउन का रहा है। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन करने की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में बोले तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं ऐसा संगठन जिसमें अंतर्गत लोग कार्य करते हैं अपनी आजीविका चलाते, वही मेरा अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपनी काम धमाक काम में जो लगे रहते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए सरल भाषा में जाने। दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन या देखरेख सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के हाथ में होता है, ऐसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में मिश्रित जैसे कि भारत एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें जितने भी अर्थव्यवस्था लिया गया है ना, ये अलग अलग देशों से लिया गया है। संविधान दूसरे दूसरे देशों का कुछ उसमें ऐड किया गया है। तो अर्थव्यवस्था की अगर बात करें ना तो इसमें अपना अर्थव्यवस्था नहीं होता है। सरकार क्या करता है, और सरकार और निजी प्राइवेट जो होती है दोनों मिलकर चलाती है, यही हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो लगातार जारी रहे उसे सतत विकास कहते हैं। जो लगातार विकास होते रहता है वह सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिक के आधार देश के संसाधन विभिन्न विक्रियात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ऐसी रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। जिस आदमी के बारे में लेखा जोखा रहता है इसे मानव विकास रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। आधारित संरचना क्या होता है, इस पर कुछ बताइए। ठीक है। तो आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं और सेवाओं से जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, वैसी व्यवस्था, वैसी संरचना जो देश के हित में काम आता है, विकास के लिए काम आता है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें देश के आधारित संरचना कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए। अगर नहीं आता ना तो इसको रुक कर इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इनके कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन से। उत्पादन की बात करें जैसे कोई भी चीज़ का उत्पादन हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया। ठीक है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापारी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रियाओं को आमतौर पर 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 तरह का क्षेत्र बांटा गया है। चलिए अब जानते हैं कि पहला क्षेत्र में क्या आता है। सबसे पहले हम प्रथम क्षेत्र की बात करते हैं। तो प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है। कृषि से रिलेटेड जितने भी आ जाएगा ना काम, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कहलाता है। तो क्या कहा कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से जन वस्तुओं से प्राप्त करना जैसे व्यवसाय, ये सभी चीज़ क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र भी कहता है, उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण इत्यादि सेवाएं आते हैं। जैसे कोई भी कंपनियां हो गया, जैसे खेत, अगर मान लेते कोई व्यक्ति खेती करता है, अनाज आता है, अब उसको क्या करता है, अनाज को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या जाता है, वो बड़े बड़े कंपनियों में जाता है, कारखानों में जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर वह सप्लाई करता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र भी कहा, उस सेवा क्षेत्र कहा जाता है जिसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़ हमको, पहला तो खेती के लिए, दूसरा व्यवसाय कर लिया, और तीसरा जो होता है ना बैंकिंग, जो इंटरनेट सुविधा हो गया, खाते लोन हो पास जो होता है, बीमा हो गया, ये हमारा तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि आर्थिक विकास क्या है?
आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर करा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर बताइए। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक स्तरीय और आय में वृद्धि होती है। सामान्य आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इन दोनों अर्थों के बीच एक स्थान का प्रयोग होता है। अब देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, अगर दोनों की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस दोनों बीच में एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कि इसे इधर अर्थशास्त्र और इन दोनों के बीच अंतर किए जाने लगे। श्रमिक और उर्सल हिस्सा के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास से विकसित देशों में संबंध किया जाता है, जबकि विकास शब्द प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचनांक के द्वारा करें। पहला, आर्थिक विकास का माप कुछ महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है। क्या है? पहला आता है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय आता है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। इस देश के अवधि अत्यंत और वस्तु मैट्रिक मूल्य के योग्यता जाना और पहचाना जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है। सही बात है, जिसमें ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा आमदनी होगा, वो विकास तो होगा ही, विकसित तो होगा ही। और जिस देश के राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश विकसित कहलाता है। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो और आय अधिकतर हो। अब यहाँ पे समझना है कि असामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो और वह विकसित कहलाता है। ठीक है, और जिसका राष्ट्रीय आय कम हो, जिसमें पैसा आता ही नहीं है, उद्योग है ही नहीं, पैसा आने के साधन नहीं, तो वो क्या कहला? अविकसित। अविकसित मतलब वो विकास नहीं है। चलिए क्वेश्चन अगला करा है प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय में दो देशों की कुल जनसंख्याओं के भाग लेने और भागफल आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास मानव विकास सूचकांक होता है। क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर को, स्वास्थ्य स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति को आय को पर निर्धारित करती है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? अगला क्वेश्चन 10वां है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए किसका उपाय होना चाहिए, बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर बात करें ना तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को निम्न बहुत सारा कारण है। बिहार पिछड़ाया हुआ क्यों है? शिक्षा के कारण, बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, ज़्यादा रोजगार के कारण, ठीक है, जनसंख्या के कारण। तो पहला आता है जनसंख्या में वृद्धि। अब जब संख्या जहाँ वृद्धि होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा, कमाने वाला एक है, खाने वाला 10, तो वहाँ पे तो भाई भूखमरी आएगा ही ना। तो वहाँ पे तो भाई दिक्कत होगा ही, आदमी तो पिछड़ ही जाएगा। बिहार में जनसंख्या 3 दिन गुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं और पिछले लोग इसके लिए प्रमुख कारण। अब मान लेते हैं कि सही है, अगर अनाज 1 कुंटल हो रहा है, खाने वाला बच्चा का संख्या ज़्यादा है, तो भाई तो यहाँ से वृद्धि होगा, आप पीछे ही चल जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, कृषि पर निर्भरता। बिहार में 80% जनता कृषि पर आधारित है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसके चलते उपज कम होती है, जो पिछड़ेपन एक मुख्य कारण। अब देखिए, आप अधिकतर किसान जो है ना गांव में, छोटे किसान जो होते हैं, अपनी भूमि कम होती है और वह खेती बाड़ी करने के लिए दूसरे भूमि पर निर्भर रहते हैं और बारिश पर निर्भर रहते हैं। बारिश होती नहीं है, सुखाड़ पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको आदमी कर्ज लेता है, जिसकी वजह से कर्ज में डूब जाता है और आदमी पीछे हो जाता है, यानी कि गरीबी की हालत में चली जाती है। उसके बाद बाढ़ करे। बिहार में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बाढ़ का स्थानीय प्रमुख रूप से माना जाता है। बिहार के खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल बाढ़ आती है और हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है, जो पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण। देखिए, बाढ़ तो आता है, ये जरूरी नहीं कि बिहार में हर कहीं पे बाढ़, लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ थोड़ा बहुत आ ही जाती है। अगला है सुखाड़। सुखाड़ भी एक मुख्य कारण है। बिहार के पिछड़ेपन के सुखाड़ का स्थान महत्वपूर्ण है। बिहार के मानसून का समय न आना सुखाड़ का प्रमुख कारण, जिसके चलते सूखे की मार दक्षिण भारत की काफ़ी झेलनी पड़ती है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो झारखंड की तरफ चल जाओ, बिहार की, कैसे वो होता है, हमारे किसान के अकाल जैसी स्थिति सामना करना पड़ता है। इस तरह के कहा जा सकता है कि सुखाड़ भी पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला अंगन नंबर देखिए, क्या कहता है? उद्योग धंधों में अभाव। सही बात है, हमारे बिहार में ना उद्योग है ना धंधा है, तो आदमी पिछड़े पड़ेगा। अपनी मान लेते हैं कि रोजगार के लिए कहाँ जाएगा, दर दर भटकेगा, तो पिछड़ाएगा ही ना। बिहार के उद्योग धंधों में काफ़ी अभाव है। सन 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा के कारण। अब देखिए
मतलब 20 जनवरी 2000 में हमारा जो झारखंड जो है सबसे पहले दोनों तो बिहार में ही था, लेकिन बंटवारा कर लिया, वहाँ से बंटवा कर झारखंड राज्य अलग बन गया, बिहार अलग हो गया, ठीक है। अधिकतर उद्योग धंधे झारखंड में चले गए। अब यहाँ पे जितने भी काम करने वाले जो फैक्ट्रियाँ था, कंपनियाँ था, ये सभी बिहार से उठकर कहाँ चल गया, झारखंड में चल गया। इस कारण बिहार में कार्यशील उद्योग धंधों का अभाव हो गया और वे पिछड़ेपन का अभाव के कारण बने। देखिए बिहार में बहुत कुछ था, लेकिन बिहार में राजनीतिक लोग जो थे ना, और सबसे पहले बात है तो अभी जो है ना हमारा, अगर हम बात करें तो पब्लिक लोग क्या है ना, मुर्दे के समान है। अरे यार कुछ बात पर आवाज़ उठानी चाहिए। और गाँव के लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, समझते नहीं है, बड़ों आके जो कह दिया राजनीति लोग उनका बात मान लेते हैं, लेकिन हमें हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अब देखिए बड़े बड़े अगर चल जाए पूर्वी चंपारण में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चीनी का मिल था, चीनी का फैक्ट्री था, और वो टूट गया, बंद हो गया, जंजर पड़ गया। अगर वो चीनी का मिल आज रहता तो बिहार के लोग को दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बिहार में उसको रोजगार मिलता, ठीक है। तो ये पर कौन सा निर्णय लिया जाए, राजनीति लोग को तो अपने बस पेट पालना है, पब्लिक को में। अब दूसरा बात है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आधे से कम है, जिसके चलते बिहार पिछड़ा है। बिहार विविधता और पिछड़ेपन के भी कारण है। अगला है बिहार विविध व्यवस्था। किसी भी देश के राज्य के लिए शांति और सुव्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन बिहार में वार्स और कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में है, चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पाता। यहाँ पे उद्योग चलने ही नहीं देता है, और ख़राब विधि व्यवस्था के कारण बिहार पिछड़े। अब यहाँ पे कोई धंधा लगाना चाहेगा ना, तो राजनीतिक लोग उनको झंडा यानी कि धंधा लगाने नहीं देंगे, अवैध टैक्स करेंगे, ठीक है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है और इसमें प्रदर्शन का अभाव है, जिस कारण आए दिन भ्रष्टाचार वृद्धि हो रही है। और पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ कहा था, क्या कहा था भाई, तो उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम कह के गए हुए हैं, ये बात को ध्यान समझ लीजिएगा। उन्होंने कलाम का कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा भारत का विकास संभव नहीं है। सबसे पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा। चलिए अगला कहता है मैट्रिक विकास किसे कहते हैं, तो मुद्रा का विकसित ही मैट्रिक विकास कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, योजना किसे कहते हैं। किसी भी कार्य हेतु सुचारू ढंग से करने के लिए नियम योजना आवश्यक होती है, जैसे जिसे वो योजना कहते हैं। अब कोई काम को करने का एक अच्छी नियम होना चाहिए, ठीक है, योजना बनाना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, योजना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि योजना आयोग क्या है, इसके स्थापना कब की गई। तो योजना आयोग ऐसी आयोग है जो अगले 5 वर्षों तक आर्थिक विकास की योजना बनाता है, जिसे लगभग 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्राथमिक अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आज वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इसको बात को ध्यान से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि बताइए योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो देश के प्रधानमंत्री होता है। तो देश के प्रधानमंत्री प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री, तो पहले वही बने थे, लेकिन अगर अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं। भारत में 5 ऐसे राज्य जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें बीमारू राज्य कहते हैं। बीमारू नाम से इसे पुकारा जाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो वर्तमान उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, और वैसी प्रक्रिया जिसे आर्थिक क्रिया कहते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो पूंजीवादी वो अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन संसाधन स्वामित्व नहीं व्यक्ति के पास होता है, उसके प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी के पास क्या है, पूंजी है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था इनको का बहुत सही है। चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, देखते हैं इसको लास्ट क्वेश्चन बढ़िया से। इसको लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है तथा इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीन और क्यूबा, ये सभी पास क्या सामाजिक अर्थव्यवस्था है, इतनी आगे बढ़ चुका है कि वे बहुत ही विकसित के कगार पर है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया यहाँ से समाप्त। आपके लिए एक ऑफर है, ठीक है, अगर आप 9th और 10th के बच्चे तो फ्री मतलब जानते हैं ना, बिल्कुल बिना पैसे के। अगर आप बच्चे 10th का हैं
तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में आपको मोबाइल में चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं पीडीएफ में, तो उसको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप जो ये मेरा एक नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि हाँ सर हमें सब्जेक्ट का नाम बता देना है, विषय का नाम, चैप्टर का नाम, कि हमको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहिए और नोट चाहिए। बस आपको फ्री में आपको वहाँ से मैंने क्या करूँगा, आपको सेंड कर दूँगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।